A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. So आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 के बारे में विच इज़ अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आप लोगों का कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। दिस इज़ माय इंस्टाग्राम लिंक और ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। अगर आप इस चैप्टर से जुड़े हुए PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका वो इस चैनल पर शेयर कर दी गई है। अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7, 8 और 9 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर्स को देखना तो उन सब के लिंक्स भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें। दिस इज़ माई चैनल। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो बेसिकली हम इसमें अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो उसमें हम पढ़ रहे हैं अबाउट द नर्वस टिश्यू एंड नर्वस सिस्टम के बारे में। तो चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था अबाउट द नर्वस सिस्टम, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, CNS एंड PNS। CNS में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और PNS में पेरिफेरल नर्व्स आते हैं। हमने बात किया था कि किस तरीके से नर्व इम्पल्स जो होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र होते हैं। हमने बात किया था रिफ्लेक्स एक्शन और थिंकिंग एक्शन में क्या डिफरेंस होता है। हमने बात किया था हमारी मसल्स कैसे एक्ट करती हैं। फिर हमने इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी पढ़ा था। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि जिस तरीके से प्लांट्स एनिमल्स कम्युनिकेट करते हैं उसी तरीके से प्लांट्स भी हैं, वो भी कम्युनिकेट करते हैं। वो भी स्टिमुलस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करते हैं और वो भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्ड करते हैं। जब भी उनको कोई स्टिमुलस मिलता है तो वो उनका रिस्पॉन्स भी आता है। तो हमने बात किया था कि प्लांट ये किस तरीके से कर पाते हैं। तो हमने बात किया था प्लांट में दो तरीके की मूवमेंट होती है। एक होती है इमीडिएट मूवमेंट, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट में होती है। दूसरी मूवमेंट होती है विच इज़ रिलेटेड टू ग्रोथ। तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात किया था। तो हमने बात किया था कि प्लांट्स में भी ऑल्दो कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, फुल फ्लेजेड नर्वस सिस्टम यहाँ पे लैकिंग है, बट स्टिल प्लांट्स आर एबल टू कम्युनिकेट देयर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। तो वो प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स भी जो है वो केमिकल एक्शन के फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं, उनके अंदर भी इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं। प्लांट्स के केस में भी हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जिनके बारे में हमने बात किया था। हमने कुछ हार्मोन्स के नाम भी पढ़े थे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स, जिबरलिन्स, इन सब के बारे में हमने बात किया था, हिबिस्कस एसिड। सो नाउ दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ द कंक्लूडिंग पार्ट। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हार्मोन्स इन एनिमल्स। ठीक है, देखिए हमने बात किया अभी तक हमारे पास CNS है, PNS है, ओके, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स हैं, जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो है स्टिमुलस कोई भी आता है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। बट हर टाइम हमारे बॉडी को स्टिमुलस नहीं मिलते। हर टाइम हमारी बॉडी सिर्फ स्टिमुलस के लिए अगेंस्ट ही काम नहीं करती है। हमारी बॉडी को कांस्टेंट स्टिमुलस चाहिए होता है ताकि ग्रोथ, मेंटेनेंस और ये सारी चीज़ें जो हैं फंक्शन करती रहें। हमारी बॉडी को हमें प्रिपेयर करना पड़ता है फॉर फाइटिंग और रनिंग अवे। या तो हम किसी रिस्पॉन्स के लिए फाइट करते हैं या फ्लाइट करते हैं, ओके, उसके लिए हमारी बॉडी को प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो ये जो चीज़ें हैं, फाइटिंग एंड रनिंग अवे, दोनों ही, फाइट एंड फ्लाइट दोनों, ये दोनों कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ हैं विच विल यूज़ ग्रेटर डील ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल वेज। हमें बहुत सारी उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो जो डिफरेंट टिश्यूज़ टाइप्स हैं विल बी यूज्ड इन देयर एक्टिविटीज़ इंटीग्रेटेड टुगेदर इन दीज एक्शन। हमारी जो बॉडी है, अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी, जैसा मैंने बताया, अभी हमने डिस्कस किया कि हमारी बॉडी जो है सिर्फ और सिर्फ इम्पल्स जो हमें मिल रहे हैं, जो भी स्टिमुलस मिल रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए एक्शन नहीं लेती है। हमारी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को फाइट और फ्लाइट के लिए, राइट। तो अगर हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ इम्पल्स के बेसिस पे काम करती रहेगी तो फ्लाइट और फाइट के लिए जो हमारी बॉडी के बाकी की जो ग्रोथ ज़रूरत है, मसल्स बिल्डअप की ज़रूरत है, वो सब का जो वो वाला एक्शन है वो कहीं ना कहीं पे हैम्पर हो जाएगा। तो वो एक्शन लेकिन हैम्पर नहीं होता। आपने देखा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टिमुलस आया सिर्फ तभी हम एक्शन ले रहे हैं। हमारी बॉडी रेस्ट ऑफ द टाइम में भी प्रिपरेशन कर रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, अलग अलग तरीके के केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं जो ये सारी चीज़ों के लिए हमको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये जो वाइड रेंज ऑफ जो एक्शंस हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेट हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, वो होते हैं हमारे केमिकल स्टिमुलेटर्स हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्विक रिस्पॉन्स देना है या कोई फ्लाइट फाइट वाला कुछ रिस्पॉन्स देना है तो हमारी बॉडी में एकदम से एड्रेनलिन रिलीज हो जाता है। तो एड्रेनलिन एकदम से जो केमिकल रिलीज होगा वो सारी मसल्स को, सारे सेल्स को एकदम से स्टिमुलेट कर देता है और हमारी बॉडी एक्शन में आ जाती है।
ह्यूमन बींग्स के केस में और एनिमल्स के केस में हार्मोन रिलीज हो जाता है एड्रेनलिन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, जो कि हमें क्विक रिस्पॉन्स जो होता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए हमें प्रिपेयर कर देता है। एड्रेनलिन क्या है, सिक्रीट डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो भी हार्मोन्स होते हैं ना हमारे जनरली वो मिक्स हो जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर और वो हमारी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और जो भी टारगेटेड सेल है वहाँ पे जाके काम करेंगे। जो टारगेट ऑर्गन्स होंगे और स्पेसिफिक टिश्यू इन विच इट एक्ट्स इंक्लूड्स हार्ट। तो जब एड्रेनलिन रिलीज होता है एड्रेनल ग्लैंड से, जब एड्रेनलिन रिलीज होता है तो वो हार्ट के ऊपर भी जाके काम करता है। हमारा हार्ट भी बहुत तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है। किस लिए? ताकि हमारा हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वाले ब्लड को हमारे सारे बॉडी में फैला पाए। हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट फास्टर रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन। ओके, द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दीज ऑर्गन्स। ब्लड जो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन के पास जाना बंद हो जाएगा क्योंकि भाई ज़्यादा ब्लड बाकी जगह पे जा रहा है। दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल्स, क्योंकि हमारी मसल्स को काम करना है ना उस टाइम पे, तो मसल्स की तरफ चला जाएगा ब्लड और सप्लाई कहाँ रुक जाएगी? स्किन पर रुक जाएगी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कुछ जा रहा था तो वहाँ रुक जाएगी। ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब मसल्स। ओके, all these response together enable the animal to be ready to deal with the situation. एड्रेनलिन कब रिलीज होता है? आपको एकदम से पैनिक सिचुएशन आ गया, एकदम से आपने देखा आपकी बॉडी को फाइट या फ्लाइट वाला कुछ रिस्पॉन्स देना है, आपकी बॉडी में एकदम से एड्रेनलिन रिलीज होता है। एड्रेनल ग्लैंड्स क्या करती हैं? एड्रेनलिन रिलीज करती हैं, एड्रेनलिन ब्लड में मिक्स होता है और पूरे बॉडी में फैल जाता है। पूरे बॉडी में जो जो टारगेट ऑर्गन्स हैं वहाँ पे जाके वो काम करेगा। तो वो क्या काम करना शुरू करता है? हार्ट के ऊपर जाके काम करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, हार्ट फटाफट पंप करना शुरू कर देगा। लंग्स के केस में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा ताकि मोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब ये सारा का सारा ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन फ्लो यहाँ पे बढ़ गया तो क्या करेंगे? कहाँ से कट हो जाएगा? स्किन से कट हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से कट हो जाएगा। हमारी बॉडी क्विक एक्शन के लिए हमारी मसल्स में ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाएगी ताकि हम रन कर पाएँ, फाइट कर पाए, जो भी करना है, जो भी रिस्पॉन्स हमें जैसे देना है वो उस तरीके से हमारी बॉडी प्रिपेयर हो पाए। मसल्स को ज़्यादा उस टाइम पे ब्लड की ज़रूरत है। तो जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो वो टारगेट ऑर्गन पे जाके काम करते हैं इमीडिएटली, वो केमिकल के फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं, पूरी बॉडी में ब्लड के साथ साथ फैल जाते हैं। तो ये इसको आप समझने की कोशिश करिए, जब एक हार्मोन रिलीज होता है तो वो किस तरीके से फुल बॉडी पे हमारे एक्शन लेना शुरू करता है और हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करने के लिए, राइट। सच एनिमल हार्मोन्स आर पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, जो हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे एंडोक्राइन, हमारे पास दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एंडोक्राइन का मतलब सीधा ब्लड में रिलीज कर रही है, एक्सोक्राइन मतलब उनके पास डक्ट्स हैं, उनके पास ट्यूब्स बनी हुई है, विच कॉन्स्टिट्यूट ए सेकेंड वेव ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन अवर बॉडी। जो हमारे हार्मोन्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ये हमारी बॉडी का सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। फर्स्ट वे क्या था अभी तक जो हम पढ़ रहे थे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम से, दिमाग हमारा, हमारे पीएनएस और सीएनएस, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारी पेरिफेरल नर्व्स, स्टिमुलस आता है, हम एक्ट करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन लेते हैं और थिंकिंग वाला पूरा सोच समझ के एक्शन लेते हैं। बट हमारी एक सेकेंड लाइन होती है विच इज़ अवर हार्मोन्स। हार्मोन्स जब भी कोई हमारे को स्टिमुलस आता है या ग्रोथ करनी है या कुछ भी अलग अलग तरीके की जब लेवल पे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो मान लीजिए एकदम से इमीडिएटली वाला हार्मोन है एड्रेनलिन रिलीज हो गया, तो वो हमारे बॉडी का सेकेंड लाइन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, राइट। आई होप लिटिल बिट क्लैरिटी आई है, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी अभी। ये तो हमारी बात थी एनिमल के केस में। प्लांट्स के केस में भी हार्मोन से अभी हमने बात किया था सेकेंड पार्ट में। प्लांट्स के केस में भी विल ग्रो लीव्स इन मैनी प्लेसेस ऑन द प्लांट बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स विल ग्रो लीव्स इन मैनी प्लेसेस ऑन द प्लांट बॉडी। हो सकता है ना कि पत्ते सारी जगह पर आ जाएं प्लांट में, बट ऐसा होता नहीं है। बट वी डू नॉट ग्रो फिंगर्स ऑन आवर फेसेस। जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं, ओके, दो गलत कॉम्बिनेशन है ये सेंटेंस का। जैसे प्लांट्स में लीव्स होती हैं तो कहीं पे भी उग सकती हैं, बट ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में लीव्स लगने की जगह एक पर्टिकुलर है, आपको पता है वहीं लगेगी, तने के ऊपर तो पत्तियाँ नहीं आएंगी। सिमिलरली फिंगर्स हैं हमारी बॉडी में, उसकी हमें पता है यहाँ पे जगह है।
कहीं और जगह पे नहीं आएंगी, मतलब हमें पता है हमारे हाथ और पैरों में ही होंगी फिंगर्स, ओके। तो हमारी जो बॉडी का डिज़ाइन है, डिज़ाइन ऑफ द बॉडी इज केयरफुली मेंटेन्ड इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। जो हमारी ग्रोथ हो रही होती है ना, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को पता रहता है कि पर्टिकुलर ऑर्गन का डेवलपमेंट कहाँ होना है। आपने कभी कभी देखा होगा कुछ इस तरीके से बच्चे बॉर्न होते हैं जिनके अंदर एनॉमलीज होती है। उनके जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट उनका सही जगह पर नहीं है, या उनके एक्स्ट्रा कोई लिम्स हैं, इस टाइप से उनके अंदर कुछ एनॉमलीज होती हैं, वो डिफेक्ट्स होते हैं ना, उनके हार्मोन्स ने ठीक से काम नहीं किया। अदरवाइज इन मैक्सिमम ऑफ द केसेस हमेशा बॉडी को पता रहता है ड्यूरिंग ग्रोथ कि कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ पे होगा, उसकी ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, राइट। एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग ग्रोथ हम ये समझते हैं। वी हैव सीन ऑल सॉल्ट पैकेट्स विच से आयोडाइज सॉल्ट और एनरिच विद आयोडीन। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आयोडीन की, आयोडीन अगर हम एक न्यूट्रिएंट के बारे में बात करें विच इज़ आयोडीन, तो आयोडीन की ज़रूरत हमारी थायराइड ग्लैंड जो होती है उसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ज़रूरत होती है। तो अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, विच इज़ जनरली सीन इन कहाँ पे, आपको सबको अच्छी तरीके से पता है पहाड़ों पे, क्योंकि आयोडाइज फूड कहाँ से मिल रहा है हमको, ओशन से। तो ओशन वाले जो जगह पे रहते हैं वो लोगों को तो मिल ही जाता है, क्योंकि वो ओशन वाला समुद्र के पास रहते हैं तो नमक खा लेते हैं समुद्र के पास का, या समुद्री जीव को वो लोग खाते हैं, मछली खाते हैं या जो भी। लेकिन जो ऊपर रहते हैं पहाड़ों पे, और अगर वो अपने नमक को भी आयोडाइज नहीं करते, मतलब अगर पहाड़ों के पास जो ऊपर रहेगा उसको सी से तो मिलेगा नहीं आयोडीन, तो इसलिए आयोडीन मिलता रहे तो नमक में मिलाया जाता है आयोडीन, ताकि नमक हर एक इंसान खाता है तो वो नमक के थ्रू खा लेता है आयोडीन को। बट क्या होता है, पहाड़ी जगहों पे लोग जो आयोडाइज सॉल्ट यूज़ नहीं करते, वो सीधा का सीधा रॉक सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं जो आयोडाइज नहीं है, तो उनको आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो सकती है, जिसको ग्वाइटर कहा जाता है, गला सूज जाता है। अब थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगी तो हमारी जो आयोडीन की नेसेसरी थायराइड ग्लैंड क्या करती है, थायरोक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है। तो अगर वो थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम आ जाएगी तो हमारा जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, वो रेगुलेट करता है क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में रेगुलेट करता है, सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ, ताकि हमारी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से होती रहे। अब अगर आयोडीन इतनी एसेंशियल है और अगर उसका फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, इन केस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी क्या होगा, देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफर फ्रॉम गॉइटर, गॉइटर हो जाता है। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर हो सकता है। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ग्लैंड्स जो हैं हमारी, उनकी डेवलपमेंट ज़रूरी है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्मोन्स के लिए। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग हमारी ग्लैंड्स दिखाई गई हैं, मेल और फीमेल है। बाकी सारी तो सेम रहेंगी, यहाँ पे टेस्टीज और ओवरीज के केस में डिफरेंस रहेगा, ओके। बस सिर्फ टेस्टीज हैं, ओवरीज हैं, ओके। देखो ऊपर पीनियल ग्लैंड होगी, पिट्यूटरी होगी, हाइपोथैलेमस होगी, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होंगे, थायराइड ग्लैंड होगा, थायराइड उसके इधर यहाँ पे पैराथायरॉयड, थाइमस होगा जहाँ पे हार्ट है, पैनक्रियाज होंगे, एड्रिनल ग्लैंड्स होंगे, ओके। एड्रिनल ग्लैंड्स क्या रिलीज कर रहे थे, एड्रिनलिन, अभी हमने पढ़ा था। और ओवरीज होगी फीमेल के केस में और टेस्टीज होंगी मेल के केस में। तो ये हमारी सारी ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन। इस चार्ट में आप पढ़ सकते हैं, इसमें ये चार्ट में बताया गया है कि जो हमारी अलग अलग तरीके की ग्लैंड्स हैं, जैसे पिट्यूटरी होगी, थायराइड होगी, ये इनकी लोकेशन क्या है ये तो आपने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इस चार्ट में, इनका फंक्शन क्या है, कौन से हार्मोन्स ये रिलीज करते हैं और उनका फंक्शन क्या है। आपको ये लर्न नहीं करना, बट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए। अगर हम पिट्यूटरी की बात करते हैं, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ये ब्रेन में है, इस क्या रिलीज कर रही है, ग्रोथ हार्मोन, रेगुलेट ग्रोथ, कंट्रोल्स फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड ये जो हार्मोन रिलीज करती है वो सारे जितने और हमारी ग्लैंड्स हैं उन सब के हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। मतलब यहाँ से पिट्यूटरी ने रिलीज किया, इन सारी ग्लैंड्स को उसने सिग्नल दिया कि भाई आप अपने अपने हार्मोन्स जो है सही से करो। तो रेगुलेट ग्रोथ एंड कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, बाकी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड की फंक्शनिंग को पिट्यूटरी जो है हमारी रेगुलेट करती है। अब आप सोच के देखो कि अगर कुछ ऐसा होता है, जिन लोगों को कोई ऐसा ब्रेन ट्यूमर जहाँ पे पिट्यूटरी के ऊपर वो प्रेस कर रहा है उसको, तो सोचिए उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड अगर प्रॉब्लमेटिक हो गई तो उनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरी बॉडी का, क्योंकि पूरी बॉडी को वो हार्मोन्स का सिग्नल दे रहा है, वो पूरी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है अगर पिट्यूटरी में प्रॉब्लम आ जाता है तो, ओके। थायराइड क्या कर रही है, थ्रोट में हमें पता है थायरोक्सिन हार्मोन जो क्या कर रहा है, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म रेट एंड ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द बैलेंस ऑफ ग्रोथ। पैराथायरॉयड हार्मोन थायराइड के पास ही है, ये
पैराथ हार्मोन ये रिलीज करती है, जो कि क्या करता है, हमारा कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करता है, राइट। एड्रिनल, आपको पता है एड्रिनलिन रिलीज करता है, वो इमरजेंसी में प्रिपेयर्स बॉडी फॉर इमरजेंसी, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। इमरजेंसी में रिलीज हो रहा है, फाइट करनी है, फ्लाइट करना है, ओके। पेनक्रियाज, ये सारा आप चार्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि अलग अलग तरीके के हार्मोन्स जो हैं वो क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं, ओके। तो हम पढ़ रहे थे गॉइटर के बारे में। तो जो गॉइटर में क्या हो रहा था, आयोडीन की डेफिशिएंसी से हो गया गॉइटर, उसमें क्या हो गया, स्वोलन नेक हो गई, थायराइड ग्लैंड जो है बहुत एनलार्ज हो गई, आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारा ये हो गया। तो उसमें क्या होता है, समटाइम्स हमने यहाँ गर्दन सूज जाती है। फिर कभी कभी आपने क्या देखा है, वी कम अक्रॉस द पीपल हु आर ईदर वेरी शॉर्ट और एक्सट्रीमली टॉल। तो इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर हार्मोन ढंग से रिलीज नहीं हो रहा, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी। मैंने आपको बताया उनके पिट्यूटरी में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनकी ग्रोथ ही हैम्पर हो जाएगी। ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, एक तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है पिट्यूटरी, साथ में बाकी सारी ग्लैंड्स को भी क्या कर रही है, मास्टर है उन सबका। तो अगर ग्रोथ हार्मोन में गड़बड़ हो गई, पिट्यूटरी में गड़बड़ है, तो या तो बहुत छोटा रह जाएगा बंदा या तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। As its name indicate, growth hormone regulate growth and development of the body. If there is a deficiency of this hormone in childhood, it leads to dwarfism. अगर एक्सेस में मिल गया तो जाइगेंटिज्म, बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, ओके। आपने देखा होगा, ओके, आपने ये देखा होगा कि जब 10-12 ईयर्स वाली एज जब आती है बच्चों की, तो वो एडोलेसेंस एज होती है, तो उसमें क्या होना शुरू हो जाता है, उसमें आपने बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो क्या होता है, ये चेंजेस किस लिए हो रहे हैं, वो प्यूबर्टी का ऑनसेट हो जाता है, प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से। अब प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, टेस्टिस एंड ओवरीज जो है वो अपने अपने हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो जब प्यूबर्टी का मतलब है कि द पर्सन और द चाइल्ड इज बिकमिंग एन अडल्ट, चेंज हो रहे हैं वो, बच्चे से वो ट्रांजिशन फेज है, वो बच्चे से वो धीरे धीरे अडल्ट बन रहा है बच्चा, ओके। तो वो प्यूबर्टी उसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन, अभी हमने पढ़ा था टेस्टीज और ओवरीज के बारे में पढ़ा था। टेस्टीज क्या सिक्रीट कर रही हैं, टेस्टीज सिक्रीट कर रही है, टेस्टोस्टेरोन ओवरीज सिक्रीट कर रही हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जो सिक्रीट होते हैं मेल एंड फीमेल में अलग अलग, वो अलग अलग चेंजेस लेकर आते हैं, जिससे कि जो चाइल्ड है वो एडोलेसेंस एज में एंटर कर जाता है और बॉडी के अंदर अलग अलग चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, सो दैट बॉडी इज गेटिंग प्रिपेयर्ड टू बिकम अ मैच्योर अडल्ट, ओके। फिर आपने देखा होगा कि शुगर जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वो भी रेगुलेटेड रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई, कुछ लोगों को डॉक्टर बोलता है कम शुगर खाओ, क्यों, क्योंकि उनकी जो इंसुलिन है उनकी बॉडी के अंदर वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेने पड़ जाते हैं। तो ये जो हार्मोन है कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, ये पैंक्रियाज से सिक्रीट हो रहा है। तो जो पैंक्रियाज हैं वो सिक्रीट कर रहे हैं इंसुलिन, तो मान ली उनके पैंक्रियाज जो हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे। तो पैंक्रियाज क्या करते हैं, ब्लड शुगर को मेंटेन करते हैं। तो अगर ब्लड शुगर ठीक से मेंटेन नहीं हो रहा तो डायबिटीज़ हो सकता है, तो शुगर लेवल हमारा बढ़ सकता है। और फिर अगर शुगर बढ़ जाता है तो फिर आपको पता ही है, आपने शुगर के बारे में पढ़ा होगा। हम क्या करेंगे कि जब ये चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे तो व्हाट आई कैन डू इज़ लाइक, जो डिजीज़ है उसके ऊपर हम कोई स्पेशल क्लास ले सकते हैं, जिसमें कि कॉमन डिजीज़ के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, लाइक जैसे डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ के केस में क्या होगा, क्योंकि शुगर बढ़ने से सिर्फ और सिर्फ आपका ब्लड शुगर ही नहीं बढ़ रहा, ब्लड शुगर जब बढ़ता है तो आपकी किडनी भी अफेक्ट हो जाती हैं, आपकी नर्व्स अफेक्ट हो जाती हैं, आंखें अफेक्ट हो जाती हैं, बोन्स अफेक्ट हो जाती हैं, टीथ अफेक्ट हो जाते हैं, स्किन, लाइक एवरीथिंग। तो वो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, ओके। तो इसलिए क्या है, हम सब ये किसकी बात कर रहे हैं, अब अलग अलग हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, टेस्टीज, ओवरीज, पिट्यूटरी, ये अलग अलग हार्मोन्स, थायराइड, ये अलग अलग हार्मोन्स सिक्रेट कर रहे हैं जो कि हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट कर रहे हैं। क्या है ये, हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। ग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चल रहा है, अलग अलग तरीके के हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जो हमारी बॉडी के अलग अलग पोर्शन पे जाकर अपने टारगेट ऑर्गन्स पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। एक फीडबैक मैकेनिज्म काम करता रहता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि बताता रहता है कि कितना हार्मोन और रिलीज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शुगर लेवल राइज होता है तो दे आर डिटेक्ट बाय द सेल्स ऑफ पैनक्रियाज विच रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन। अगर शुगर डिटेक्ट होगा तो क्या होगा, ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू करेगी बॉडी। एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल, इंसुलिन सिक्रीशन इज रिड्यूस। तो फीडबैक मैकेनिज्म में काम करता है।
अगर ज़्यादा शुगर आ गई है तो ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होगा, कम शुगर है तो कम इंसुलिन रिलीज होगा, राइट। तो हार्मोन्स इस तरीके से फंक्शन करते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं, इस चार्ट में एक ही चार्ट पर दिखा दिया गया है कि अलग अलग जो ग्लैंड्स हैं, जैसे पीनियल ग्लैंड है वो मेलाटोनिन सिक्रीट करती है, हाइपोथैलेमस जो होती है वो ये सारे के सारे हार्मोन सिक्रीट कर रही है। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं सारी की सारी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को दिखाया गया है और उनके सारे हार्मोन्स भी लिखे हुए हैं। यू कैन हैव एटलीस्ट, आई वोंट से कि मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपकी सारे के सारे हार्मोन्स का रट्टा लगा लो आप, बट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो हमारी किडनीज जहाँ पे प्रेजेंट है उसके ऊपर है, ठीक है, किडनीज के ऊपर। तो किडनीज के ऊपर है ये, एक तो एड्रिनलिन रिलीज कर रही है और नॉर एड्रिनलिन भी रिलीज कर रही है। किडनीज भी हैं, जो किडनीज हैं देखो ये भी ग्लैंड की तरह काम कर रही हैं। किडनीज क्या सिक्रीट कर रही हैं, कैल्सिट्रिरॉल, रेनिन, ये सब सिक्रीट कर रही हैं। टेस्टीज, ओवरीज, यूट्रस, ये सब अलग अलग, पिट्यूटरी देखिए, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मतलब इतने सारे हार्मोन्स सिक्रीट करती है पिट्यूटरी। ये सारे हार्मोन्स क्या करते हैं, ये सारे अलग अलग जितनी ग्लैंड्स आपको नीचे दिख रही हैं उन सब के ऊपर जाकर एक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई आप अपना अपना काम करिए, मास्टर ग्लैंड है। तो इस चार्ट में पूरा समराइज किया हुआ है, यू कैन रीड दैट। इस वाले चार्ट में जो है अलग अलग हार्मोन्स दिखाए गए हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस कौन से होते हैं, ग्लैंड कौन सी, और उसके इफेक्ट क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे वो इफेक्ट करते हैं। यू कैन ऑल्सो रीड दिस चार्ट एज वेल। सो दिस वॉज द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, ये थर्ड पार्ट था इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने पढ़ा अबाउट द हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, मैंने आपको बताया 2 तरीके की ग्लैंड्स होती हैं। एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जो आप पढ़ रहे हैं। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिसके अंदर डक्ट्स होती हैं। ये वाली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनके अंदर नॉन डक्ट ग्लैंड्स, मतलब ये सीधा सिक्रीट करती हैं अपने सिक्रीशंस को ब्लड में। ये क्या करती हैं, इनके पास डक्ट्स होती हैं तो ये ब्लड में सिक्रीट नहीं करते, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है, वो जहाँ पे चाहिए वहाँ पे सिक्रीट कर देती हैं। ये क्या करती हैं, सीधा ब्लड के अंदर सिक्रीट करती हैं, ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी के अंदर मिक्स होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के केस में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रीट कर रही हैं, हार्मोन्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस था दोनों में। सो दिस वॉज इट एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। पार्ट 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट था वैसे तो, लेकिन इसमें हार्मोन्स के बारे में हमने बात किया। एटलीस्ट आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि हार्मोन्स कैसे एक्ट करते हैं। रेस्ट ऑफ द पार्ट इज आपकी लर्निंग का पार्ट है, जिसमें मैंने चार्ट्स आपको दे दिए हैं, आप उस चार्ट से रिवाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको याद रखना है कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं। सारे हार्मोन्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट द इम्पॉर्टेंट वंस यू शुड नो। और उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लैंड्स काम कैसे कर रही हैं। अगर आपको ये समझ में आता है तो आपको हार्मोन्स के नाम तो आप रट लेंगे, ओके, आपको पता चल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।